नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लास इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर फर्स्ट से। और यूनिट नंबर फर्स्ट में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास। और इसके अंतर्गत दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा वृद्ध व्यक्तियों पर। टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिए और साथ ही साथ मेरे नोट डाउन भी करते चलिए। दोस्तों ध्यान रखना कि वृद्ध व्यक्तियों से अप्लाइड क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बन सकता है। फैक्ट वाइज क्वेश्चंस 5% ही बनते हैं और बेसिकली अभी तक बना नहीं है। चांसेस बन सकते हैं फैक्ट पर, लेकिन मैं आप लोगों को आज फैक्ट और अप्लाइड क्वेश्चंस दोनों यहाँ पर डिस्कस करूँगा किस तरीके से विविध परिवेश को लेकर समाज कार्य अभ्यास में वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना जरूरी होगा कि वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं। बेसिकली दोस्तों दो तरीके से, या तो वृद्धावस्था एग्जाम में पूछा जाएगा तो भी आपको समझ जाना है वृद्ध व्यक्ति, या तो पूछा जाएगा उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो जब कभी उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में भी चर्चा होगी तो भी आप लोगों को समझ जाना है ये बात चल रही है वृद्ध व्यक्तियों की। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों, और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि यह जो वृद्ध व्यक्ति हैं, यह अवस्था जो होती है 60 वर्ष, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 60 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। और इस अवस्था में मानव दूसरों पर, यानी जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो दूसरे पर शारीरिक और आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था में स्वास्थ्य और आर्थिक परिस्थिति का बिगड़ना स्वाभाविक हो जाता है। आवास और वैवाहिक परिस्थितियां में परिवर्तन और मूल्यों में परिवर्तन जैसे विभिन्न रीजंस होते हैं, विभिन्न कारण होते हैं, जो कारणों से रुचि में परिवर्तन होते हैं। और ये दोस्तों समाज कार्य अभ्यास के दौरान आप वृद्ध व्यक्तियों के दौरान समय कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यूनिट नंबर फर्स्ट से विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास के दौरान वृद्ध व्यक्तियों पर। तो आप लोगों ने अगर MSW अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्षेत्र कार्य अभ्यास किया होगा। ठीक है, क्षेत्र कार्य अभ्यास, तो उसी क्षेत्र कार्य अभ्यास से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न बनेंगे अप्लाइड वृद्ध व्यक्तियों पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जो भी समाज कार्यकर्ता होते हैं उन्हें समुदाय या समाज, ठीक है ध्यान देना, उन्हें समुदाय या समाज के साथ काम करते हुए कुछ इस प्रकार के परिवार के साथ कार्य करना पड़ता है जो अपनी समस्याओं का निदान ना होने के कारण पूरी तरह से ग्रसित रहते हैं। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब आप समाज कार्य अभ्यास करते हैं परिवेश में या पर्यावरण में किसी या समुदाय या समाज में, तो वृद्ध व्यक्तियों के साथ, तो उस दौरान परिवार में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वे आपसी संबंधों या समुचित तालमेल के कारण होती हैं। यदि परिवार में सभी एक दूसरे के विचारों से सहमत हो जाएं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देगी। ये आप लोग भी अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए समाज कार्य का उद्देश्य ऐसे परिवार के विकासात्मक, ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस बना सकता है यहाँ से कि समाज कार्य का उद्देश्य की पूर्ति या उद्देश्य से परिवारों के विकासात्मक, ये चीज़ें ध्यान रखो, विकासात्मक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनाएगा दोस्तों यूजीसी नेट में। जब भी किसी समाज कार्यकर्ता व्यक्ति के द्वारा परिवारों की समस्याओं का निदान किया जाता है तो उस समय पर्यवेक्षक, ठीक है तो ध्यान रखना, उस समय पर्यवेक्षक के द्वारा कुछ मार्ग प्रशस्त होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। प्रशस्त करने के नियमों से विद्यार्थी को अवगत कराते हैं। जैसे मैंने कहा है कि अवगत कराने के लिए जब समाज कार्य अभ्यास में वृद्ध व्यक्तियों के साथ जो एक्टिविटीज़ करोगे, जो गतिविधि करोगे, जब अप्लाइड क्वेश्चंस बनाएगा तो ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है कि सूचना की पहचान, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
सूचना की पहचान और संग्रहण करना। तो वृद्ध व्यक्तियों में सबसे पहली पॉइंट अगर कोई पूछेगा कि बताइए जब आप वृद्ध व्यक्तियों के साथ एक्टिविटीज़ करोगे तो क्या करोगे, तो आपको यही जवाब देना होगा। सबसे पहला जवाब आपका ये होना चाहिए कि सूचना की पहचान और संग्रहण करना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर पूछता है व्यक्ति कोई आपसे कि आप बताओ सूचना की पहचान और संग्रहण करना क्या चीज़ होता है, आप कैसे समाज में वृद्ध व्यक्तियों के साथ काम करोगे, और ये जो आपने बताया है सूचना की पहचान और संग्रहण करना वो कैसे हमें लर्न होगा, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा। इसका मतलब होता है कि जब विद्यार्थी के द्वारा किसी भी सहायता या किसी की भी सहायता की जाती है तो उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि वृद्ध व्यक्ति के साथ आप समाज कार्य में किस तरीके से कार्य करेंगे, तो सबसे पहला आपका जवाब होना चाहिए सूचना की पहचान करेंगे और संग्रहण करेंगे। ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें जानकारी जब तक हम लेंगे नहीं तब तक हम उस पर कोई एक्टिविटीज़ या कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, या कोई समाज कार्य की मेथड या विधि या प्रणाली को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर मैं दूसरी पॉइंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आप लोग उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करना। जैसे इसका मतलब है कि विद्यार्थी के द्वारा सेवार्थी की समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्या या उनकी आवश्यकताओं का समाधान करना, और जो भी सामग्री कार्य इस कार्य के लिए आवश्यक होती है और उन सभी प्रबंध यानी मैनेजमेंट विद्यार्थी के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, और इससे उसे कार्य करने में सरलता होती है। तो इसलिए समाज कार्य अभ्यास में वृद्ध व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन जो है अत्यंत आवश्यक माना गया। तो ये भी बातें ध्यान में रखना आप लोग। हालांकि तीसरी अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में सिर्फ टू द पॉइंट या फैक्ट पूछता है तो आप उसे भी आसानी से बता सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। पारिवारिक जीवन चक्र की स्थितियों में समझना, ये क्या होता है, ये भी एक समाज कार्य के अभ्यास में वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड ही है कि पारिवारिक जीवन चक्र की स्थितियों को किस तरीके से समझा जाए। सेवार्थी को जो भी स्वयं की समस्याएं होती हैं उन सभी को विद्यार्थी के द्वारा ही सहजता से यानी सरलता से समझकर उनका समाधान करके सेवार्थी की सहायता की जाती है। और इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों में दोस्तों पारिवारिक जीवन चक्र की स्थितियों को समझना अत्यंत आवश्यक बताया गया। ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विविध परिवेश में समाज कार्य के अभ्यास में वृद्ध व्यक्तियों के साथ किस तरीके से एक्टिविटीज़ और आगे बढ़ सकती है। घर पर जाना, जब तक आप घर पर नहीं जाएंगे आपको सही सही डाटा नहीं मिल पाएगा। वहाँ पर आपको नेबर्स यानी पड़ोसियों से भी आपको डाटा मिलेगा और उनके सहपाठियों से भी आपको डाटा मिलेगा। जैसे मैंने कहा है कि घर पर जाना, तो जिन कारकों या घटकों की समस्याओं में वृद्धि होती है उन सभी को समझने के लिए विद्यार्थी को सेवार्थी के घरों पर जाकर निरीक्षण करना और परिवार और विद्यार्थी के बीच में बैठक तो होनी चाहिए जिससे समस्याओं का निदान आसानी से किया जा सके। ठीक है, और बैठक परिवार वालों के साथ ही होना चाहिए, घर में ही होनी चाहिए। ये भी चीज़ें नोट डाउन करना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। समाज कार्य अभ्यास के दौरान जब वृद्ध व्यक्तियों में किया जाता है तो किया जाता है जेनो, नोट डाउन कर लीजिए, जेनो ग्राम। पूछ लेगा यूजीसी नेट में सिर्फ एक ही शब्द जेनोग्राम, व्हाट इज जेनोग्राम क्या है, और एक और शब्द मिलेगा आपको इको मैप। ठीक है, ये इन चीज़ों को ध्यान से दोस्तों सुनना और इसे नोट डाउन भी कर लेना। जेनोग्राम और इको मैप बनाना किस तरीके से सीखा जाता है, तो ये भी दोस्तों समाज कार्य अभ्यास के दौरान वृद्ध व्यक्तियों में एक्टिविटीज़ के दौरान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और रोल निभाता है जेनोग्राम और इको मैप। इसके अंतर्गत दोस्तों जेनोग्राम और इको मैप के अंतर्गत विद्यार्थी को जेनोग्राम और इको मैप के आरेख चित्र बनाने की अभ्यास करना चाहिए और इस कार्य
को करने से विद्यार्थी को परिवार की समस्याओं का समाधान करने हेतु काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समाज कार्य अभ्यास के दौरान जब वृद्ध व्यक्ति के साथ करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि बच्चों अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या कोई डाउट हो रहा है, किसी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सेवार्थी के साथ संबंध स्थापित करना होता है, और ये तो आप बहुत ही ईजी बता दिया मैंने, आप लोग समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग गोपनीयता का संरक्षण करना। दोस्तों जब तक आप अपने से कल्पना नहीं करोगे तो पॉइंट आप नहीं बना पाओगे। किसी भी पॉइंट के बारे में आप तर्क करो, कल्पना करो, ऑटोमेटिक दोस्तों आप लोगों को आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास के दौरान वृद्ध व्यक्तियों में गोपनीयता का संरक्षण करना ये भी अत्यंत आवश्यक होता है। परिचर्या कौशल विकसित करना ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो साक्षात्कार लेने का कौशल विकसित करना भी ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी सारी पॉइंटें मैंने दोस्तों आप लोगों से चर्चा किया हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आकलन होता है, एक साक्षात्कार के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है समाज कार्य अभ्यास के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के साथ। ठीक है, समस्या की पहचान होती है, लक्ष्य स्थापित करने के तात्पर्य होते हैं, समस्या के दौरान कार्य करना होता है, समापन फिर लास्ट में आता है समापन करना, फिर उसके बाद होता है दोस्तों अनुवर्ती कार्य करना, रिपोर्टिंग करना। ठीक है, तो मैंने इतनी सारी पॉइंटें बता दिया हूँ दोस्तों, ये यूजीसी नेट के लिए एनफ है समाज कार्य के अभ्यास के दौरान। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ दोस्तों वृद्धावस्था या वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापा, यानी आप कह सकते हो दोस्तों वृद्धावस्था या बुढ़ापा या उत्तर प्रौढ़ावस्था, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। इस जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उससे अधिक हो जाती है। वृद्ध लोगों को रोग लगने की अधिक संभावना होती है, उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं। वृद्धावस्था एक धीरे धीरे आने वाली अवस्था है जो स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना से है। वृद्ध का शाब्दिक अर्थ है बढ़ा हुआ, ठीक है, या पका हुआ या परिपक्व। आप ये चीज़ ध्यान में रखना। हो सकता है पूछ ले आप लोगों से कि वृद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए, बढ़ा हुआ, पका हुआ या परिपक्व। ठीक है, या तो क्वेश्चन में दे देगा कि वृद्ध का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो 3 आपको ये देगा और चौथा आपको नहीं देगा एक। ठीक है दोस्तों, तो वही आपको ट्रिक करना होगा। वृद्धावस्था में प्रत्येक मनुष्य की ऊंचाई 2 से 3% तक कम हो जाती है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखना दोस्तों। जब कभी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में पूछा जाए वृद्ध व्यक्ति या उत्तर प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये भी चीज़ें क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो ध्यान देना दोस्तों, परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं, आप अगर कल्पना करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा इसका। बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ वृद्ध व्यक्ति पर, किस तरीके से विविध परिवेश में समाज कार्य के अभ्यास के दौरान किया जाता है वृद्ध व्यक्तियों के साथ गतिविधि या एक्टिविटीज़। तो दोस्तों सबसे पहली पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि मस्तिष्क का ह्रास, मस्तिष्क का ह्रास, ये नोट डाउन करते चलिए पॉइंट टू पॉइंट। मैंने पहला पॉइंट बोला मस्तिष्क का ह्रास क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ वृद्ध व्यक्तियों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। पहली पॉइंट बोला है मैंने कि मस्तिष्क का ह्रास होता है, और इसमें वृद्ध व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क धीरे धीरे ह्रास की ओर हो जाता है और व्यक्ति की कार्यप्रणाली धीमी पड़ जाती है। मस्तिष्क का वजन 30 वर्ष आयु से कम होना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति की आयु 90 वर्ष की हो जाती है तो व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 10% तक कम हो जाता है। ये भी चीज़ें नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, और मस्तिष्क सूचनाओं का आदान प्रदान कम करने लगता है, जिसमें स्नायु कोशिकाएं जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, और व्यक्ति की जो सूचना होती है पाने की जो प्रक्रिया होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस में कमी आ जाती है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति सूचना दोहराने के लिए दूसरे से पूछते हैं। तो ये बातें भी ध्यान देना दोस्तों। तभी इसीलिए कहा गया कि उत्तर प्रौढ़ावस्था वृद्ध व्यक्ति यानी उसका जो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है मस्तिष्क का ह्रास। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, परेशानी आती है दृष्टि से। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने दृष्टि से समझ गए होंगे सभी लोग। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं बताऊँगा।
थर्ड पॉइंट अगर आपको बताता हूँ दोस्तों, श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनो और उसे नोट डाउन भी करते चलो। किसी भी चीज़ की अगर कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर दोस्तों आप लोग डेली एमसीक्यू चाहते हो तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, और मैं डेली आप लोगों से एमसीक्यू करूँगा दोस्तों। अगर श्रवण की बात मैं करूं तो आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रौढ़ावस्था कहो या वृद्ध व्यक्ति में या व्यक्ति की जो श्रवण शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। लगभग 50%, नोट डाउन करते चलिए, लगभग 50% वृद्ध लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनको सुनने की समस्या होती है। मैंने बताया ना 50 मतलब आधे लोग ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो 50% सुनने में 50% लोग जो है बातों को सही ढंग से सही तरीके से नहीं सुन पाते हैं। तो ये इसलिए दोस्तों ये भी एक श्रवण भी एक समस्या है उत्तर प्रौढ़ावस्था में व्यक्तियों की, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है स्वाद और गंध, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यौन क्रियाकलाप, ठीक है। अब देखो मैंने बात किया है यौन क्रियाकलाप से, तो यौन क्रियाकलाप जो है वो किस तरीके से एक उत्तर प्रौढ़ावस्था में व्यक्तियों में परेशानियों को प्रदर्शित करता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि प्रौढ़ावस्था में यानी वृद्धावस्था की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रौढ़ावस्था की बात हो या वृद्धावस्था बात हो या वृद्ध व्यक्ति की बात हो या बुढ़ापा की बात हो, तो ये सिमिलर है सारे चारों शब्द, ठीक है, जो मैंने बोला है। तो इस उत्तर प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति की जो यौन क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो वृद्धावस्था में ही यौन सुख का आनंद उठाते हैं। परंतु इतना तो तय है कि इस अवस्था में यौन शक्ति का क्षीण अवश्य हो जाता है। पुरुषों के उत्थापन कम हो जाता है तथा महिलाओं की योनि कम लचीली और उससे कम स्नेह हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा यौन एक्टिविटीज़ से, ठीक है दोस्तों, क्रियाकलाप से। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रौढ़ावस्था के तो कुछ और भी परेशानियां होती हैं, जैसे अन्य शारीरिक परिवर्तन। लाइक इस अवस्था में व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है तथा शरीर से मांस समाप्त हो जाता है, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं, व्यक्ति की कमर झुक जाती है और इसकी लंबाई भी कम हो जाती है, महिलाओं में अस्थिभंग हो जाता है और आयु बढ़ने के साथ साथ जो शारीरिक तंत्र हैं और अंग रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये भी चीज़ें याद रखना। हृदय की जो गति होती है वो मंद हो जाती है और अनियमित भी हो जाता है। अधिकतर वृद्ध व्यक्ति रात को देर तक जगते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, जिसका कारण उसकी शारीरिक समस्याएं होती हैं। वृद्ध व्यक्ति की युवा लोगों की तरह काम कर सकते हैं, परंतु वे युवाओं की तुलना में धीमी गति से कार्य करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी सिर्फ विविध परिवेश में समाज कार्य के अभ्यास के दौरान मैंने वृद्ध व्यक्तियों के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या परेशानियां होती हैं, किसे कहा जाता है वृद्ध व्यक्ति। अब मैं बात करूंगा कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम क्या क्या हैं। यहाँ से यूजीसी नेट में फैक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं और अप्लाइड भी बनते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, बट आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक बार से सीन कर लेना, बट ना के बराबर पूछे जाएंगे। यहाँ से सिर्फ फैक्ट क्वेश्चंस बनेंगे और अप्लाइड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे यहाँ से, ठीक है। होने वाले बदलाव यानी परिवर्तन, ये देखिए अप्लाइड क्वेश्चंस बनाएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे भारतीय समाज में परंपरागत मूल्यों और मानकों, वृद्धजनों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी अभी परेशानियों में ही जो वृद्ध व्यक्ति के थे उनमें ही आप लोगों से मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। और हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यद्यपि हाल के समय में ही समाज के धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है, परिणाम स्वरूप भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी या काफ़ी संख्या में माता पिता उसके या उनके परिवार
के द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वे वृद्धजन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी से या कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है और वृद्धजनों की आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक पर्यावरण बनाए जाने की आवश्यकता होती है। मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा किया है कि विविध परिवेश में किस तरीके से समाज कार्य अभ्यास किया जाता है वृद्ध व्यक्तियों पर, तो उसी से आप लोगों से रिलेट करके मैं आप लोगों को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, लक्ष्य है, क्या लक्ष्य हो सकते हैं वृद्ध व्यक्ति के, तो ये भी ध्यान रखना। इस योजना मैं बात कर रहा हूँ किसके माध्यम से, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। समेकित कार्यक्रम, ये है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम। हेडिंग डालने के बाद उसके नीचे आप लोग थोड़ा सा प्रस्तावना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। होने वाले परिवर्तन क्या है मैंने बता चुका, इसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिए लक्ष्य और उद्देश्य दोनों एक में करके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन से बनते हैं उद्देश्य, लक्ष्य और कार्य से, ठीक है। इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य है वृद्ध व्यक्तियों के मौलिक सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हुए एक सरकारी और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, पंचायती राज संस्थाएं यानी पीआरआई, स्थानीय निकाय और व्यापक स्तर पर समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के माध्यम से सृजनशील और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित एवं वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी ये भी एक लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में देखा गया है समाज कार्य अभ्यास में वृद्ध व्यक्तियों के साथ, ठीक है। लागत मानदंड 1 अप्रैल 2015 से संशोधित है और पहले से ही अधिसूचित यानी 4 नई योजनागत स्कीमें जिनमें 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए परिकल्पित किया गया है और उनका विलयन और योजना के संगत, ठीक है, कार्यक्रमों के साथ कार्य किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। थोड़ा सा आप लोग उद्देश्य यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से बनेगा अप्लाइड क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईएमपी भी कर लीजिए इसी पॉइंट को, ठीक है, और लिखते चलिए आप लोग साथ साथ। 3 है, जैसे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रति जागरूकता पैदा करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना करना। ये सभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से बताया गया है। थर्ड है जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना करना। और फोर्थ है वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में नई राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन की योजना करना। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। दृष्टिकोण है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे सिर्फ मैं बात करूँगा जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कुछ एजेंसियां जो हैं कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर उद्देश्यों से सहायता प्रदान करती हैं, जैसे निराश्रित व्यक्तियों कि वृद्ध जनों की आधारभूत जरूरतें विशेष रूप से भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें होती हैं, कार्यक्रम होता है। और दूसरा, विशेषकर बच्चों और युवाओं को वृद्धजनों के बीच में अंतर पीढ़ी संबंधों के बनाने के लिए सुदृढ़ करने का भी कार्यक्रम बताया गया है। सक्रिय और उत्पादन वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करने का भी कार्यक्रम बताया गया है। ये भी वृद्ध व्यक्ति के लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर्गत देखा गया है, ठीक है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो अलग से आप अन्य करके लिख सकते हैं इसके माध्यम से, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी वृद्धावस्था में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से बता सकें। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि वृद्धों के सम्मान हेतु जन चेतना जगाना होता है और वृद्धों को बेहतरीन के लिए या बेहतर के लिए विशेष योजनाएं का भी क्रियान्वयन करना जरूरी हो जाता है। कुछ तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि बहुसंस्कृत जागरूकता पर हमें ध्यान देना चाहिए और वृद्धों को काम के बदले ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और इस संबंध में सरकारों को नए नियम भी बनाने होंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वृद्धों की अधिमान्यता देने में वृद्धों की समस्याएं या सुलझ करती है, जिसमें नौकरियां में जहां बुद्धि और सोच की आवश्यकता होती है वहां वृद्धों को लाभ देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, परिवार एवं राज्यों को वृद्धजनों की सतत एवं देखभाल होनी चाहिए जहां पर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और वह कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से ये जब बात आई है यहाँ पर अधिकारों से संबंधित, तो जैसे आप लोगों को पता होगा हिंदू कानून के अंतर्गत बाल अभिरक्षण पर किस तरीके से मैंने टिप्पणी डाला है, किस तरीके से महिलाओं पर बताया है, किस तरीके से भारतीय संविधान में बाल के अधिकार बताए हैं, महिला के अधिकार बताए हैं, उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा वृद्धजनों के लिए भी कुछ अधिकार, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा।
अभी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वृद्धों की समाज में प्रमुखता को मिलनी चाहिए, जिस ताकि जीवन को सार्थकता और एहसास है हो और उसकी सामाजिक कार्यों को संलिप्तता एवं सामाजिक सरोकार जुड़ाव उसके जीवन को नई स्फूर्ति प्रदान करता है। और 6 पॉइंट है दोस्तों, परिवार के निर्णय में वृद्ध लोगों को शामिल करें ताकि उनकी महानता को एहसास बना रहे। नेक्स्ट पार्ट करता हूँ बात में दोस्तों, तो वृद्ध व्यक्तियों को उसके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के देखभाल पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें। नेक्स्ट है कि वृद्ध व्यक्तियों को उसकी ऊर्जा के साथ शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक मनोरंजन के स्रोत को अपनाने की पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे कि उनमें परिपूर्णता का बोध हो। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोग नोट डाउन करते चलिए। वृद्ध लोगों को पूर्ण सम्मान की सुरक्षा एवं गारंटी मिलनी चाहिए ताकि वे मानसिक और शारीरिक शोषण से बचे। नेक्स्ट है, परिवार के वृद्धजनों के भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की अत्यंत आवश्यक होती है ताकि वे अकेलेपन और अवसाद की स्थितियों में आ पाए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। वृद्ध लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी होता है। इसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए ताकि उनमें असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए और वे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खर्च कर सकें। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। देखिए, कुछ वृद्धजनों से संबंधित संविधान में कुछ कानून बनाए गए जो निम्न रहें। वृद्धजनों के संवैधानिक कानूनी अधिकारों में व्याख्या इस प्रकार है। आप लोग ये हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ से भी बन सकता है। जैसे संवैधानिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसूची 3 और धारा 6 में वृद्ध लोगों के अधिकारों पर चर्चा की गई है। तो ये चीज़ें पूछा जाएगा। बताइए, संवैधानिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में, कौन सी सूची में, कौन से धारा में? तो ये पूछा जाएगा, तो आप लोग उसे सही तरीके से बता देना। और इसमें कार्य की दशाएं जो होती हैं, भविष्य निधि, अस्वस्थता और वृद्धावस्था की पेंशन पे भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के मध्य संख्या जो है 9 एवं समवर्ती सूची की मध्य संख्या 20 और 23 और 24 में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है, मैंने आप लोगों से अच्छे तरीके से इस पर चर्चा कर चुका हूँ। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य के अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास सीमा को भीतर वृद्धजनों के रोजगार और शिक्षा, बीमार और विकलांगता के स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करेगा और इसके लिए कारगर प्रावधान भी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, कानूनी अधिकार। माता पिता की देखभाल करना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है, किंतु विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां कानून को निर्धारित करती है। इसलिए दोस्तों कानूनी अधिकार को लिया गया है। हिंदू कानून, देखिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू कानून के बारे में मैंने आप लोगों से, जब मैं हिंदू कानून के बारे में बाल अभिरक्षा पर टिप्पणी डाला था, बात किया था, तो उसमें बताया था कि हिंदू कानून के अंतर्गत जो 5 वर्ष की आयु तक का बच्चा होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी माँ के पास होती है और माँ बच्चे के लिए एक ऐसा माध्यम होती है जिसके पास बच्चा अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। और एक बालक की जिम्मेदारी है माँ के अलावा और कोई भी सही तरीके से नहीं निभा सकता। वैसे देखा जाए तो बच्चे का संरक्षण किसी को भी प्रदान किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे, वह पूरी तरह से सुरक्षित हो और उसी को बच्चे का संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और हिंदू कानून के अंतर्गत 2 अधिनियम निहित किए गए हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला अधिनियम आप लोग लिख लीजिए कि हिंदू अपर्याप्तता और संरक्षण अधिनियम, और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, और जिसके द्वारा बिना किसी भी भेदभाव के इन कानूनों के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोगों। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साधन विहीन माता पिता अपने भरण पोषण के लिए साधन संपन्न बच्चों का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अधिकार का कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है 1973 की धारा 125 एक यानी फर्स्ट डी तथा हिंदू दस्तक भरण पोषण के अधिनियम 1956 धारा 21 और 3 के द्वारा मान्यता दी गई है। इस धारा से स्पष्ट होता है कि अभिभावकों के भरण पोषण से जिम्मेदारी पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत सिर्फ वे ही अभिभावक आते हैं जो भरण पोषण करने के आर्थिक रूप से असमर्थ हैं। ठीक है, तो मुस्लिम कानून है, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। तैयब जी के अनुसार माता पिता, दादा दादी और आर्थिक जो विपत्तियां हैं जो
स्थितियों में हनाफी नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अपने पुत्र पुत्रियों को नाती नतनियों के भरण पोषण की मांग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ईसाइयों के पारसी और कानून है, तो ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लेना इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आप लोगों से सारी चीज़ों पे चर्चा कर चुका हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ खुल गया है, ओपन हो चुका है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है वृद्ध व्यक्तियों से तो यहाँ से जरूर बनेगा, 1 नंबर का प्रश्न यही बना सकता है। ठीक है, जैसे में प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, मान लीजिए लिखा हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के वृद्धजनों की समस्याओं पर अर्जेंटीना 1948 में चर्चा की गई थी। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। तो ये चीज़ें याद रखना, 16 दिसंबर 1991 में यानी 16 दिसंबर 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्तावना पारित हुआ था। वृद्ध व्यक्तियों के हित के लिए 18 सिद्धांतों का अधिमान्य किया गया। तो कितने सिद्धांत थे? 18। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, और जिनमें 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था स्वतंत्रता, दूसरा भागीदारी, तीसरा देखभाल, चौथा था संपूर्णता और पांचवा था सम्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1999 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में संकल्प पारित किया गया है। तो अगर पूछ ले एग्जाम में, बताइए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ में 1999 में ये यहाँ पर 18 सिद्धांत और 5 भागों में बात की गई थी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया गया था। तो ये चीज़ें याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। यूजीसी नेट के सोशल वर्क के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में विविध परिवेश में समाज कार्य अभ्यास पर मैंने आज चर्चा किया हूँ वृद्ध व्यक्तियों पर। अगर दोस्तों यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो मैंने जो 30 मिनट की वीडियो बनाया है, 30 मिनट की वीडियो में ही सारी चीज़ें इंक्लूड है, और इससे बाहर दोस्तों प्रश्न नहीं आएंगे किसी भी आप एग्ज़ाम में। सोच लीजिए कि मैंने आप लोगों को डिटेल जानकारी दे दिया है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आपदा प्रबंधन पर, जैसे कोविड-19 पर। ठीक है, कोविड-19, HIV एड्स, हैजा एट्सेट्रा, बहुत सारी बीमारी हैं जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये होगा। और पर्यावरण भी सम्मिलित करूंगा उस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 1 से सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी आप लोगों का। यदि दोस्तों कोई टॉपिक रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं आप लोगों को उसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है दोस्तों तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।